हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आज हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि पूरा लेखीय स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की तुलना में कला और संस्कृति कहीं अधिक हद तक परिलक्षित होती है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का है ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, पूरा लेखीय स्रोतों में बोला है ये। तो इन्होंने स्टार्टिंग किया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कई माध्यमों जैसे पुरालेखीय व साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से परिलक्षित देखी जा सकती है, जिसमें पुरालेखीय अर्थात पुरातात्विक स्रोत से अधिक पारदर्शी परिलक्षित जान पड़ती है। नहीं, अधिक पारदर्शी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम पूरी तरीके से ना ही साहित्यिक साक्ष्य को पारदर्शी बता सकते हैं और ना ही जो हमारे अभिलेख वगैरह हैं, यानी जो पुरातात्विक स्रोत हैं, हम उन्हीं को बता सकते हैं। हमें यहाँ पर फोकस ये करना था कि किस तरीके से ये राजनीति को बताते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि किस में अधिक पारदर्शी हो रही है, किस में कम पारदर्शी हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें नहीं बतानी है, क्योंकि पूरे तरीके से ये जो पुरालेखीय जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो किसी भी चीज़ को इस स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन और भी आपका ऐसा ही था, पुरातात्विक साक्ष्यों को लेकर के ही था। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके समुद्रगुप्त के विजयों को बताया था। तो हम ये नहीं कह सकते। जहाँ कला व संस्कृति एक राजनीतिक इतिहास की तुलना में कहीं अधिक हद तक के सीमा तक परिलक्षित देखी जा सकती है। देखिए, क्वेश्चन का डिमांड ये नहीं था, यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना था। आप हमारे एनसीईआरटी बैच से भी जुड़े हैं, इसका मतलब कि आपने एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इसमें जो मैंने एनसीईआरटी का जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया मैंने कि किस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके पुरालेखीय स्रोत में या अभिलेखीय से या आपका कला संस्कृति से, तो किस तरीके से ये चीज़ों को बताते हैं। हालांकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीमाएं भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों पर फोकस करनी थी। पहली चीज़ तो आपको ये फोकस करना था, इसमें आपको बता करके स्टार्ट करना था। यहाँ आप पुरालेखीय स्रोतों के बारे में बता करके स्टार्ट कर सकते थे। दूसरा, फिर आप इन्हीं के आधार पर अब बता सकते थे कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो किस तरीके से राजनीतिक इतिहास को बताते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको यहाँ करना था। यहाँ पर इसके बारे में आपको ज़्यादा बताना था। यदि मैं यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग करूँ इसका, यहाँ पर तो आपको इंट्रो में क्या करना था, पुरालेखीय ये बताना था। उसके बाद से पुरालेखीय सामग्री होती क्या है ये बताना था। मेन बॉडी में आपको बताना था किस तरीके से ये राजनीतिक इतिहास को बताती हैं, और फिर सांस्कृतिक इतिहास को। संस्कृति, अब संस्कृति में आपका क्या आता है, धर्म, समाज, भाषा, रहन सहन, मूर्तिकला, ये सारा आपका संस्कृति में आता है। इसमें आपका क्या जाएगा, प्रशासन, ठीक है, जो टैक्स वगैरह है वो सारी चीज़ें इसमें आ जानी थी। उसके बाद से आपको कुछ सीमाएं बतानी थी। सीमाएं बता करके आप अपना सुझाव दे सकते थे कि और निष्कर्ष में कि और क्या करना चाहिए कि इसको स्पष्ट बनाया जा सके। तो ये था आपके क्वेश्चन का डिमांड। और मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ें बताई थी। जो आपका एक और क्वेश्चन था पुरातत्व वाला, उस पर मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि उसमें ये 2 पॉइंट नहीं थे, उसमें सीमाएं पूछी गई थी, ठीक है। तो उससे भी अगर आप सीखे होते तो यहाँ पर ये गलती नहीं करते आप। यहाँ पर फिर वही गलती आपने कर दिया है कि क्वेश्चन से बिल्कुल हट गए हैं। फिर है कि इतिहास डी कौशाम्बी व R.S. शर्मा जी, जिन्होंने पुरालेखीय स्रोतों से परिलक्षित कला व संस्कृति के माध्यम से किसी काल की विविध व्यवस्था जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कलात्मक, राजनीतिक, व्यापारिक व पौराणिक संबंधों को बताती है। ठीक है, ये आप चीज़ यहाँ पर डाल सकते थे, इसको इंट्रो में डाल सकते थे। इंट्रो में यहाँ से भी आप स्टार्टिंग कर सकते थे। उसके बाद से एक एक पॉइंट को लेकर के आप नीचे बता सकते थे, तो भी आपका आंसर बढ़िया हो जाता। उदाहरण स्वरूप प्राचीन इतिहास चौपानी मांडो, जहाँ से पुरालेखीय स्रोत के कई विविध जैसे रहन सहन, खान पान, सभ्यता, जीवन आदि क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया।
कैसे किया, मतलब खान पान रहन सहन आप कैसे बता सकते हैं, भवन निर्माण, खान पान कैसे, वहाँ पर कोई तो साक्ष्य मिला होगा, चावल का, जौ का, हड्डी का, कुछ भी तो साक्ष्य मिला होगा। तो यहाँ पर भी आप पूरे तरीके से अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर इतना लंबा लंबा आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर पैराग्राफ में आपको ब्रेक दे करके चलनी है, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ से उठाए हैं और यूँ सीधा सीधा लिख दिए हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। कुछ इतिहासकार जैसे रजनी पाम दत्त, उर्मिला थापर मैम जी, अब ये नहीं लिखना था आपको, जिन्होंने उस काल की अन्य विशेषताओं को राजनीतिक इतिहास की तुलना में कला व संस्कृति के स्रोत के माध्यम से कहीं अधिक उपलब्ध जानकारी हद तक परिलक्षित, मतलब आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी तथ्य नहीं है इसमें। तो इस चीज़ का बाकायदा आप ध्यान दीजिए। मैं आपको हर एक आंसर में बार बार बोलती हूँ, हालांकि आपके आंसर में सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन पहले करवा दिया गया है, अगर उस पर आप अमल करें तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही शानदार तरीके से लिख सकते थे। राजनीतिक इतिहास व कला एवं संस्कृति, जो कि दोनों पुरालेखी स्रोतों में मौजूद हैं, जिसकी परिलक्षित कहीं अधिक, क्या है ये सब, ये डिमांड ही नहीं है ना क्वेश्चन का। कुछ जानकारी एक बिंदुसार देखी जा सकती है। राजनीतिक इतिहास, यह एक सीमित जानकारी सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को ही बता सकती है, जैसे कुछ राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित। यहाँ भी आपने हवा हवाई में आंसर दे दिया। ग्रंथ, अष्टावक्र की संरचना व अन्य ग्रंथ राजनीतिक, यह एक सीमित क्षेत्र को बताती है। देखिए ये सीमा में आपको लिखना था, नीचे आकर के लिखना था। यह ग्रंथ के एक तो आप ना थोड़ा सा शब्दों को स्पष्ट लिखा कीजिए। भाग राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कई प्राचीनतम शासकों के शासनकाल में उभर कर आई, जो बताती है कि कैसी व्यवस्था थी। अब क्या बताती है, कैसी व्यवस्था थी, कैसे आप अंदाजा लगाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं थी आपको। उपरोक्त विविध दोनों स्रोतों जिसका आविर्भाव पुरालेखी इतिहास स्रोत की परिलक्षित होती है, जिसमें राजनीतिक इतिहास की तुलना में कला व संस्कृति कई सीमा तक परिलक्षित होती है। कहाँ होती है, अब आप सीमा यहाँ पर लिख दिए हैं। कुछ सीमाएं देखी जा सकती हैं जो कि इतिहासकारों ने कई बिंदुओं पर दोनों स्रोतों में पुष्टि करने में पूर्ण नहीं होती। कुछ आंशिक गुफा पुरालेखी के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। अतः कुल मिलाकर के आप सीमाएं भी सही से नहीं लिखे हैं। अतः कुल मिलाकर विद्वानों के कथानुसार कहा जा सकता है कि पुरालेखी इतिहास स्रोतों में राजनीतिक इतिहास की तुलना में, मतलब आप वही चीज़ें घुमा फिरा करके बार बार आंसर में लिख रहे हैं। यहाँ पर आपको सुझाव देना था, सुझाव देना था। देखिए आपको करना क्या था, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये एनसीईआरटी है, ये चौथा है। सेकेंड चैप्टर में मैंने खुद पढ़ाया है आपको, मतलब 2 पार्ट तो आपका, एक मेन बॉडी का और एक इंट्रो का, यहीं से मिल जाएगा आपको। ये एनसीईआरटी का जो चल रहा है हमारा सीरीज, उसमें का है। ठीक है, यही है 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने साफ साफ आपको बताया है कि यहाँ पर आप पुरातात्विक क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। ठीक है, ये था। और ये अभिलेख क्या बताते हैं, लोगों की उपलब्धियाँ बताते हैं, क्रियाकलाप बताते हैं, विचार बताते हैं, भाषा बताते हैं, धर्म बताते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते थे। उसके बाद से सीमाएं भी इसमें बहुत शानदार तरीके से दिया, और मैंने बोला भी था कि इतना अच्छा सीमा आपको कहीं नहीं मिलेगा पुरातात्विक साक्ष्य की यदि हम बात करें तो। और मैंने बताया भी था, ये देखिए मैंने बाकायदा ऐसे करके बताया है कि इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और बहुत अच्छा, हालांकि इसका नोट्स आपको दे दिया गया है, पूरी सीमाएं उसमें लिखी गई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका आंसर नहीं दे पाए हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, यहाँ पर पूरा ये सीमा दिया हुआ है, ये सीमा दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको करना क्या था यहाँ पर, एक तो आपको बताना था, ठीक है, इस पुरालेखी स्रोत के बारे में। तो आप ऐसे बता सकते थे इसको, जैसे स्टार्टिंग ऐसे कर सकते थे आप आंसर करके कि पुरालेखी स्रोत जो है वो स्थायी सामग्री जैसे शिलालेखों, दान पत्रों, सिक्कों या मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जो राजनीतिक इतिहास तथा कला एवं संस्कृति को निम्नलिखित तरीके से बताते हैं। उसके बाद से आप यहाँ पर सीधे नीचे आना था आपको और लिखना था राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में,
संदर्भ में। संदर्भ में करने के बाद से आपको अब यहाँ पर पॉइंट देना था। हेडिंग का जरूर यूज कीजिए आप। हेडिंग सब हेडिंग का यूज करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, आपका आंसर सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप हेडिंग का तो बात छोड़िए, पैराग्राफ भी ब्रेक नहीं करते हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर आपको पहला ऐसे डाल करके बताना था साम्राज्य विस्तार के बारे में। हालांकि ये भी तो राजनीति में ही आएगा ना, साम्राज्य विस्तार के बारे में आप बताइए कि इसके माध्यम से विभिन्न शासकों के शासनकाल से संबंधित साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। अब जैसे करके आप बता दीजिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से, अशोक के मास्की अभिलेख से उनके साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपने जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद से आप दूसरा डाल के देंगे प्रशासन की जानकारी। प्रशासन की जानकारी, ठीक है। अब प्रशासन की जानकारी में आप बता दीजिए, जैसे भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का तथा पुलवामी के सिक्कों के माध्यम से इनके प्रशासन की जानकारी मिलती है। फिर स्थानीय स्वशासन के बारे में बता दीजिए। तीसरा डाल दीजिए स्थानीय स्वशासन की जानकारी। अब इसमें बताइए कि आपने देखा होगा उत्तर मेरुर अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो यहाँ से आपका जस्टिफाई हो गया। फिर राजा के जो कर्तव्य नियम होते हैं उसका भी यहाँ पर एक डाल सकते थे, लेकिन उसके बाद से आपको फिर पैराग्राफ ब्रेक करके लिखना था। उपयुक्त तथ्य तत्कालीन शासक के राजनीतिक इतिहास को तो बताते हैं, परंतु विश्लेषणों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि कला एवं संस्कृति को ये अत्यधिक गहराई से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे, अब जैसे करके आपको कला एवं संस्कृति के संदर्भ में लिखना था। पहला स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में आप बता सकते थे कि पुराणिक सामग्री तत्कालीन स्थापत्य कला को प्रतिबिंबित करती हैं, जैसे अशोक का स्तंभ लेख, स्तूप कला, सांची का स्तूप, गुफा निर्माण यानी बराबर की गुफा, मौर्यकालीन प्रसाद इत्यादि। ये सारे क्या हैं? स्थापत्य कला है। फिर दूसरा भाषा को बताते थे। भाषा को कैसे? तो आपने देखा होगा सातकर्णी का नागनिका अभिलेख जो है वह संस्कृत भाषा में है। फिर अशोक का जो अभिलेख है उसमें प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक भाषाओं का यूज किया गया है। उसके बाद से आप मूर्तिकला को बता दीजिए। मूर्तिकला, अब मूर्तिकला में बताइए कि जैसे चोलकालीन नटराज की मूर्ति है, हड़प्पा कालीन कांसे की मूर्ति है, फिर काफ़ी मात्रा में वहाँ पर मृण मूर्तियाँ भी पाई गई हैं महिलाओं की। तो कहीं ना कहीं वो क्या बोलती है, मूर्तियाँ क्या बताती हैं कि वहाँ पर जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, तो समाज के बारे में भी वो बताती हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लिखना है। फिर आप चौथा डाल सकते थे संगीत के बारे में, संगीत के बारे में। पांचवा आप डाल सकते थे नृत्य के बारे में, ठीक है। और एक तो मैंने बता ही दिया, छठा यहाँ पर लिख लीजिए समाज, समाज, तो समाज के बारे में। तो हमें यहाँ पर कम करना था। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट ही दिखाए, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स दिखाए। तो इस तरीके से जो हमारा फोकस था वो यहाँ पर ज़्यादा था। उसके बाद से आप बता दीजिए कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, तो सीमाएं आपको ज़्यादा नहीं बताना है, बस 2 पॉइंट आप बता दीजिए कि एक तो ये विश्वसनीय नहीं होती हैं क्योंकि इनका कई जो संरचनाएँ हैं वहाँ से कई ईंटें वगैरह गायब हो गए हैं। फिर ये बता सकते हैं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति, उसको बता सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कई जो पुरालेखीय अभिलेख हैं उनके अक्षर मिट गए हैं, तो स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। जैसे कि कुषाणकालीन जो अभिलेख है उनमें कई अक्षर जो है वो मिट गए हैं। तो इस तरीके से आपको सीमाएँ बतानी थी, और सीमाएँ बता करके आपको फिर निष्कर्ष लिखना था। निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आपको सुझाव देना था कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुरालेखीय स्रोत राजनीतिक स्थिति की तुलना में कला एवं संस्कृति को व्यापक स्तर पर तो समझ प्रदान करती हैं, लेकिन फिर भी इसे और अधिक स्पष्ट बनाने हेतु C14 पद्धति पर बल देने की आवश्यकता है। इस तरीके से करके आप अपने आंसर को ख़त्म कर सकते थे। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन के डिमांड को समझिए, ठीक है। हालांकि आप हर एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसे आप ध्यान में ज़रूर रखिए। आप में काफ़ी, आपके आंसर में काफ़ी सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे
तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।